हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 1 किया था और इसी में मैंने पार्ट 2 भी ऐड कर दिया ताकि ये दोनों पीडीएफ मैं आपको एक साथ टेलीग्राम पे भेजूंगी। तो वहाँ पे आपको पता भी होगा कि अच्छा इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो हर दिन पीडीएफ मैं भेजती हूँ और ये वाले सारे क्वेश्चंस देखिए मैंने कराए थे जो कल, उसकी सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे कल रात में ही भेज दिया है। डेली आपको 10 से 11 बजे जो है रात में पीडीएफ मिल जाएगा हर दिन के क्लास का। जिसे अभी तक नहीं मिला है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन हो जाइए और आप पीडीएफ वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल का कंटेंट आप सभी को बहुत अच्छा लगा था बिकॉज हम लोगों ने डिटेल में किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस कहने के लिए 50 क्वेश्चन था बट हर क्वेश्चन के नीचे अलग से 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो करीब हम लोगों ने 200 क्वेश्चन तो कल ही डिस्कस किया। आज भी हम 100+ क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जो है मिल जाएगी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं, क्योंकि इसमें आपका क्लास 6 से लेकर जितनी भी एनसीईआरटी है ना, सारी एनसीईआरटी एससीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चन सारे बीपीएससी ने जो पूछे हैं साथ में एनसीईआरटी एससीईआरटी से लिया गया है। तो इसलिए 2 से 3 क्लासेस अभी और लगेंगी इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, बीच बीच में हम इसके साथ मैंने सोचा है कि हम साइंस भी स्टार्ट करते हैं। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अकेले किस तरीके से सारे क्लास को मैनेज करते हो। बस मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंटेंट अच्छा देना चाहिए, फिर चाहे कितना भी टाइम लगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। तो बस अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो बस लाइक कर दीजिएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लाइक करने से मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ें आप इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहते हो। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा ताकि आपको मेरी क्लासेस मिलें। तो ये देखिए, ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में, मतलब नरम दल और गरम दल का जो है विभाजन हुआ था। तो 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया आज का क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन एक बार आया था यूपी टेट में, तो इस पर काफ़ी जो है विवाद हुए थे, क्योंकि कोई कह रहा था कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो इससे 4-5 ऑप्शन सिमिलर ही दिए गए थे। फिर बाद में पता चला कि यही वाला ऑप्शन सही माना गया। ये क्वेश्चंस बीपीएससी ने भी पूछा है। तो देखिए, क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन जो नीचे ये पॉइंट है ना, ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, फिर यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो पहला जो लिखा हुआ है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ, तो पहले तो याद रखना कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ, तो दिसंबर 1916 में। ठीक है, दो दल थे उनके संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हस्ताक्षर हुआ। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है लखनऊ समझौते से। उसके बाद से इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। मतलब ठीक है, उसके बाद से लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में भी देखा गया। तो बेसिकली याद रखना है कि लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और इस पर साइन हुआ था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, हस्ताक्षर हुए थे 1916 में। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था। तो देखिए, आपको पता है कि लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, और ये मैंने कल आपको एक बताया भी था कि जब स्टार्टिंग में जो है गठन हो रहा था पहली बार, तो डफली कौन बजाएगा, डफरिन ही तो बजाएगा। तो इस ट्रिक से याद रखना, क्योंकि लॉर्ड डफरिन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। कई बार पूछा हुआ है कि गठन के दौरान गवर्नर कौन था, तो वो था डफरिन। तो यहाँ पर आपको कल मैंने जो चीज़ें बताई थी उसका भी रिवीजन यहाँ पे करना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो प्लीज़ ये डेट याद रखना, 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था। और जब इसकी शुरुआत हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे मैंने कल भी बताया था, जिसको हम बोलते हैं A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, पहले सत्र के लिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुमति प्राप्त की। क्यों, क्योंकि डफरिन तो हमारा गवर्नर था उस समय। लॉर्ड डफरिन ने 1884 से लेकर 1888 तक भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था। और कल मैंने आपको बताया भी था कि 85 जो हुआ था, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद से हमारा आता है 86। दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। फिर हमारा आता है 1887। इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद से हमारा आता है 1888। इसमें पहले यूरोपीय अध्यक्ष बनता है जिसका नाम था जॉर्ज यूले।
तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। ये कुछ कांग्रेस के ऐसे अधिवेशन है ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाली क्लास में मैंने बताई है, जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है वो आपको लास्ट में मिलेगा, एंड स्क्रीन पे जरूर देखना, ठीक है। चलिए, अब ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के महात्मा गांधी जी के राजनीति गुरु भी थे। और कब? तो 1905 में, ठीक है। तो गोखले को महात्मा गांधी के राजनीति गुरु के रूप में जाना जाता था। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी, बनारस का। और ये 1905 ही ये है जिसमें बंगाल का विभाजन भी हो गया था। इस वजह से ये काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो 1905 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और ये अधिवेशन कहाँ पे चल रहा था? बनारस में। ये अध्यक्षता इन्होंने की थी। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो फेमस ही है। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, इसमें शामिल हुए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ तो देती ही हूँ, हर दिन दूंगी, उसमें आप और अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। आज रिवीजन भी होगा, नए पॉइंट्स भी जानेंगे, ठीक है। तो 1926 में भगत सिंह ने किसकी स्थापना की थी? नौजवान भारत सभा, और जिसको हम की स्थापना की और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जनगण मन जो है कब किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार? प्लीज़ कमेंट करें, इससे पता चलेगा कि आपने कल वाली क्लास कितना अच्छे से पढ़ा है। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था? तो वो था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप इस बार एग्जाम देकर आइएगा, आप खुद बोलेंगे कि बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछा है। तो बंगाल विभाजन से ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्ट क्यों हुआ, फिर इसके बाद से स्वदेशी आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, किसने किया, समाप्त कब हुआ, किस अधिवेशन में, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले याद रखना, वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना बंगाल विभाजन में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन का मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया। उस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? बहुत बार पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1905 में बंगाल विभाजन के साथ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में। इसके प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो देखो, बंगाल विभाजन का मतलब ये था ना कि अंग्रेजों की जो है ना, अंग्रेजों की चाल ये थी ना कि फूट डालो और राज करो। इस वजह से इन लोगों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बट जो कर्जन था उसने बोला कि नहीं, बट हम बस इसको अच्छे से चलाना चाहते हैं, मतलब फेक रीज़न दिया। बट असलियत तो यही थी ना कि इनको बांटो, ताकि हम इन पे फूट डालो, इनको बांटो, हम अच्छे से राज करेंगे। उसके बाद से जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने कहा यार ये तो अंग्रेज अपना वो करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे, मतलब कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इससे स्टार्ट हुई। अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगी कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा एक नया आंदोलन शुरू हुआ भारतीयों के द्वारा, तो वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन पूर्व गांधीवादी युग के सबसे सफल आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन खुद को शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं की स्पष्ट नीतियों की पृष्ठभूमि में पाता है, जिन्होंने भारत में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटिश जैसे शासन का विरोध किया लेकिन अंग्रेजी राजशाही में विश्वास किया। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारण को 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक है, जिसे भारतीय राष्ट्रवादी ने बंगाली जो भद्रलोक के बुद्धिजीवी वर्ग को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों की एक विभाजनकारी रणनीति के रूप में देखा था, जिसे भारतीय प्रतिरोध के एक दल के रूप में देखा गया। वही जो कहानी मैंने आपको समझाई कि अंग्रेज क्या चाहते थे कि इनको विभाजित कर दो, उसके खिलाफ में स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। चलिए, और कुछ महात्मा गांधी के जो कुछ थे आंदोलन, उनके बारे में आपको याद रखना है और डेट याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसलिए मैंने लिखा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब स्टार्ट होता है? तो 12 मार्च 1930। स्वदेशी आंदोलन 1905, आपको पता ही है क्यों स्टार्ट हुआ? बंगाल विभाजन के बाद स्टार्ट होता है, उसी के विरोध में। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही है, 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942।
असहयोग आंदोलन आपको पता ही है 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है, बट फिर गांधी जी इसको समाप्त कर देते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पर जो है कुछ भीड़ ने पुलिस जो थाने थे ना उसको जला दिए। फिर गांधी जी काफ़ी नाराज हुए, फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये 1920 से 22 तक ही चलता है। उसके बाद से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस आंदोलन को जो है गांधी जी ने समाप्त कर दिया चौरी चौरा घटना में, तो वो था असहयोग आंदोलन। ये सारे आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डेट आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है हर दिन आपको इसी तरीके से पॉइंट में क्वेश्चंस एंड साथ में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब ये बी.डी. सावरकर वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है कि अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किसने किया था 1904 में, तो वो किया था सावरकर जी ने, ठीक है, बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया है और ये हिंदू महासभा से जुड़े एक भारतीय कार्यकर्ता थे। सावरकर को 1910 में अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में कैद कर दिया गया था और उनको 1948 में महात्मा गांधी की हत्या में सह साजिशकर्ता के रूप में भी आरोपित किया गया था। और इनकी किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखना क्योंकि ऐसे पॉइंट्स हमको किताबों में ही मिलते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी किताब है? वी.डी. सावरकर। अभिनव सोसाइटी के ये यहाँ पर देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी को इन्होंने ही संगठित किया है, वी.डी. सावरकर ने, ठीक है। और फिर उसको इसके बाद से 2002 में पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कर दिया गया। तो ये जीके का क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो हसन इमाम थे। बस इसका नाम याद रखना क्योंकि बिहार का क्वेश्चन एग्जाम है तो बिहार वाले सारे पॉइंट्स भी मैं ज़रूर नोट करती हूँ, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी डिटेल में इसमें से आपको कुछ नहीं समझना है, बस नाम याद रखिए, हसन इमाम। अब देखो, बंगाल विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे, फिर ये बंगाल विभाजन कब समाप्त हो जाता है? फिर से ये एक हो जाते हैं, ये क्वेश्चन भी तो पूछता है। तो देखो 1905 में लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय था, उसमें बंगाल का विभाजन हो जाता है। इसके पश्चात बंगाल जो है एक प्रांत के रूप में फिर से एक हो जाता है। कब होता है? तो वो होता है 1911 में। 1905 में विभाजन होता है और 1911 में एकीकृत हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये क्या था? बंगाल विभाजन क्या था? तो यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अतः इसके विरोध में 1905 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि बंगाल विभाजन के बाद से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो वो था बंग भंग आंदोलन। एक तरीके से इसको हम ये कह सकते हैं कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट किया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब कि हम सब कुछ बहिष्कार कर देंगे विदेशी वस्तुओं का। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा पुनः एक हो गया। देखो, जब बंगाल का विभाजन होता है ना, तो बंगाल का एक, मान लो ऐसे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, तो बंगाल का जो है पूर्वी ऐसे डिवाइड कर देते हैं, पूर्वी एंड पश्चिमी इनको बांट देते हैं, बट ये 1911 में फिर से एक हो जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि 1905 में तो अलग हुआ ना, एक कब हुआ? तो वो 1911 में होता है। अब आपको ये तो पता चला ना कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था। बेसिकली अंग्रेज चाहते थे कि हम, एक यही रीज़न है कि बंगाल को ही बांट दो, फूट डालेंगे और राज करेंगे, बट ये इनका काम नहीं आया क्योंकि फिर से ये एक हो गया था 1911 में। अब आपको पता ही चल गया होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था कर्जन। इसी का जब कार्यकाल चल रहा था तो बंगाल का विभाजन हुआ। और मैंने आपको बताया था कि रद्द कब हुआ और किसने किया, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि 1911 में एक हो गए थे, तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे ना, इन्हीं के द्वारा 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो दोनों नाम याद रखना। 1905 में स्टार्ट होता है कर्जन के समय और समाप्त कौन करता है? हार्डिंग 1911 में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, तो इसका उद्देश्य क्या था?
सेल्फ रूल करना चाहते थे, स्वशासन को सुनिश्चित करना चाहते थे। यही एक उद्देश्य था। इस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने घोषणा की कि अब आगे भारत का एकमात्र लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना ही होगा। और जो स्वतंत्रता उन लोगों ने मनाने का रिक्वेस्ट किया था वो कौन सा डेट था, तो वो था 26 जनवरी। कल मैंने आपको बताया था ना 1930। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1930 को। तो बेसिकली स्वराज का मेन उद्देश्य ही था कि सेल्फ रूल फिक्स करना, डिसाइड करना, स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदल गई, ये बताओ। दिल्ली से कोलकाता, फिर दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, फिर कोलकाता से दिल्ली। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोलकाता से दिल्ली कब बदला, तो वो था 1911। डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन शासक जॉर्ज बी ने क्वीन मैरी के साथ घोषणा की कि भारत की राजधानी अब कोलकाता से दिल्ली कर दिया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय जब कोलकाता से दिल्ली होती है राजधानी, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बस मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आता है, जिसमें भी जीएस पूछा गया है उसमें ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला, अभी आपने स्वदेशी आंदोलन पढ़ा। अब यहाँ पर डिटेल में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आखिर में इसकी घोषणा कब, कैसे, क्यों हुआ। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब किया गया था। बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, और जब ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि करेंगे, उसके बाद से स्वदेशी आंदोलन की एक औपचारिक घोषणा हो जाती है। और वो डेट था 7 अगस्त 1905। और ये प्लीज़ पूरे पॉइंट याद रखना। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में किया गया। उस समय करजन जो है वायसराय था। 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की किसने की थी, करजन ने की थी। समाप्त किसने किया, हार्डिंग ने किया। ठीक है, तो जैसे ये घोषणा करता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला कि भाई हम बंगाल में अब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करेंगे क्योंकि अंग्रेज हमको बांटना चाहते हैं। फिर स्वदेशी आंदोलन को एक विरोध आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, जिसने देश में बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया। मतलब कि अब हम बहिष्कार करते हैं विदेशी वस्तुओं का। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वदेशी के संकल्प को अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1905 में हमारा बंगाल विभाजन होता है, फिर 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी, और इन्हीं के नेतृत्व में स्वदेशी के संकल्प को अपनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी, तो वो था बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। अभी हमने पढ़ा कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट, मतलब पूर्व बंगाल एवं पश्चिम बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट मैंने किया हुआ है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, वो डेट बताओ, 16 अक्टूबर 1905। और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई, तो वो था 7 अगस्त 1905। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बंग भंग के नाम से जानते हैं। तो प्लीज़ ये डेट याद रखिएगा। और आपको पता ही है कि अंग्रेज क्या चाहते थे, फूट डालो शासन करो। ये भी था ना, बंगाल को विभाजन करने का एक मेन रीज़न तो यही था। तो आखिर में करजन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण क्या था, बोला तो मतलब देखो, ऊपर ऊपर से तो ये लोग बता रहे थे कि हम इसका काफ़ी बड़ा है बंगाल, इसका प्रशासन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हम इसको बांट देंगे तो काफ़ी अच्छे से हम इसमें काम कर पाएंगे। बट मेन रीज़न तो ये था नहीं। मेन रीज़न तो वास्तविक कारण तो यही था ना कि अंग्रेज़ों की फूट डालो, राज करो, ये था मेन रीज़न। अब ऊपर ऊपर से तो ये बढ़िया बन रहे थे। जब करजन ने घोषणा किया कि देखो बंगाल विभाजन करना पड़ेगा, और उसने कारण बताया कि देखो भाई प्रशासन को आसान बनाना है, इतना बड़ा बंगाल है, हम इसमें अच्छे से जो है इसका हम कर नहीं पा रहे हैं, बांट देंगे तो काफ़ी अच्छे से प्रशासन चलेगा। लेकिन वास्तविक कारण क्या था कि बंगाल में राष्ट्रवाद जो बढ़ रहा था उसको कमज़ोर करना था। बस यही मेन रीज़न था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। लेकिन फिर क्या होता है कि हार्डिंग आते हैं और 1911 में वो बंगाल विभाजन रद्द कर देते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कई बार पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन किसने रद्द किया 1911 में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और फिर ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली भी कर दिया जाता है। और घोषणा के बावजूद यह विभाजन पहले ही बंगाल के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक सांप्रदायिक विभाजन करने में सफल रहा। जब ये घोषणा होती है
उसके पहले ही आपने देखा होगा जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है ना 1905 में, ये तो चलो 11 में रद्द हो जाता है कि ये भाई बंगाल विभाजन को इसको हटाओ, अब दोबारा से एक करो। बट इसके पहले ही बंगाल के जो मुसलमान थे ना और हिंदू, इनके बीच में जो सांप्रदायिक विभाजन ये लोग करना चाहते थे अंग्रेज, वो करने में ये सफल हुए। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको पता है पाकिस्तान की भी मांग उठती है, तो वो भी हम आगे करेंगे। सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे पाकिस्तान को कानूनी तरीकों से नहीं तो हिंसक माध्यम से प्राप्त करने के लिए था। मतलब इनको भाई कानूनी तरीके से नहीं, लेकिन हम हिंसक माध्यम से प्राप्त करना है, हम प्राप्त करेंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की कि या तो हमारा भारत विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा। तो ये भी घोषणा इन्होंने ही किया है, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना कि घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया, याद रखिएगा, ठीक है। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताओ। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुई 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। तो ये सारे नाम याद रखना। और जो आगा खान थे वो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपाय और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। तो ये सारे, ये जो था ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, और आपको पता ही है कि किसके नेतृत्व में, ये सारे नाम याद रखना, आगा खान, सलीमुल्लाह और जो उल मुल्क हैं इनके नेतृत्व में। और इसके अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहला मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन बनता है? आगा खान। फिर ये क्वेश्चन उठने लगता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ था, आपको पता है अलग ही ना करना था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई करवानी थी, जिसमें वो सफल हो गए। उसके बाद से स्वदेशी आंदोलन का विरोध हुआ। फिर अपने ही समुदाय के लिए जो है विशेष सुरक्षा उपाय और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन, यहाँ से मांग उठने लगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? याद रखिएगा, टू नेशन थ्योरी। तो ये किया था सर सैयद अहमद खान। टू नेशन थ्योरी का वास्तविक जनक कौन था? तो वो था सर सैयद अहमद खान। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इस पे मुख्य तौर पर वकालत की, बट मेन जो था वो था अहमद खान। ये पॉइंट याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखना। 33 मुस्लिम प्रतिनिधि की बात हो रही है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो वो है नवाब सलीमुल्लाह खां। देखो, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और ये हमारा है मुस्लिम लीग, तो दोनों में फ़र्क याद रखना। मुस्लिम लीग का पूछा जाएगा तो 1906 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे आगा खान, ठीक है। मुस्लिम लीग की बात हो रही है, बट अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात होगी तो उसकी स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है। कब किया? तो देखिए यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, एक सम्मेलन में हुआ जिसे ढाका के नवाब सलीम उल खां के नियंत्रण में किया गया था। तो ये स्थापना भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताओ। एनी बेसेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना एनी बेसेंट के बारे में, बहुत सारे पॉइंट्स, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। और ये कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, आप मुझे बताइए। और क्या ये पहली भारतीय थी कि ये पहली भारतीय महिला थी या फिर ये पहली महिला थी? ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि एनी बेसेंट से रिलेटेड इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। कब किया है और कहाँ पर, ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है।
तो ये तो आपको पता चल गया कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थी, एनी बेसेंट। अब कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो अप्रैल 1916 में बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल की भी स्थापना की गई थी। देखो, होम रूल लीग बेसिकली दो जगह था, एक जगह पे एनी बेसेंट जी संभाल रही थी और एक जगह पे आई थिंक पुणे में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है स्थापना किया गया था। इस पे बात आगे चल के हम इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक याद रखो। फिर उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का साझा लक्ष्य था। अब बाल गंगाधर तिलक जी आएंगे तो उनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होना चाहिए। सबसे पहले कि इनको लोकप्रिय रूप से लोकमान्य तिलक के रूप में हम जानते हैं। उन्होंने अपनी मराठी अखबार, ठीक है, मराठी इनकी अखबार थी, केसरी में अंग्रेजों के खिलाफ कई लेख प्रकाशित किए। 3 जुलाई 1908 को बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बर्मा के मांडले में तिलक को 1908 से लेकर 1914 तक 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसे कौन नेता थे जिनकी लाठी की वजह से जो है, लाठी खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, फिर जिसका बदला आपको पता है भगत सिंह द्वारा लिया गया था, तो उनका नाम बताएं। कल हम लोगों ने देखा था इस पॉइंट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर का। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी हम लोग भगत सिंह जी के बारे में मैंने आपको बोला ही था और हमारा क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दे दिया गया, तो वो था 23 मार्च 1931। और हम लोग आज भी 23 मार्च को अब जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इनको फांसी दे दी गई थी, तो वो पूरी कहानी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। देखिए क्या हुआ कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी जो हैं अपने साथी सुखदेव, राजगुरु, इन लोग के साथ जो है 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी पर इनको लटका दिया गया। क्योंकि जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, इसीलिए हम उस दिन को 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। सैंडर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को निर्धारित समय से 11 घंटे पहले ही, मतलब अंग्रेज इतने डरपोक थे कि उनको लगा कि भाई कहीं भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, आंदोलन ना हो जाए, तो 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी इन लोगों को। उन्होंने, अब क्या हुआ कि उन्होंने सुप्रिटेंडेंट जो जेम्स स्क्वाड को सैंडर्स समझा, जो कि लाला लाजपत राय के खिलाफ लाठीचार्ज करने के लिए जिम्मेदार था। तो ये लोग लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज की वजह से मृत्यु हो गई थी, उसका बदला लेना चाहते थे। और इसमें क्या हुआ कि जेम्स स्क्वाड को इन्होंने समझ लिया सैंडर्स, ठीक है, और फिर इसकी हत्या हो गई। इसी के बाद जो है इनको जो अंग्रेज थे वो गिरफ्तार कर लेते हैं और फांसी पर लटका मतलब आपको पता ही है कि 23 मार्च को 11 घंटे पहले ही फांसी की सजा हो जाती है। लाला लाजपत राय जी जो है वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी बीच में लाठीचार्ज होती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है, जब इन लोगों को पता चलता है, तो ये कहते हैं कि भाई हमें बदला लेना है लाला लाजपत राय जी का, बट ये जेम्स स्क्वाड को सैंडर्स समझ लेते हैं। उसके बाद से अंग्रेज इनको गिरफ्तार करके 23 मार्च को फांसी दे देते हैं। तो ये है पूरी कहानी। अब ये साइमन कमीशन क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। तो साइमन कमीशन का गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये सारा नारा भी होता है, तो आगे हम देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि जो इनकलाब जिंदाबाद था, ये नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। याद रखना कि भगत सिंह को मौत की सजा किस षड्यंत्र? लाहौर षड्यंत्र। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंके थे। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो PDF तो मिलेगा ही, रिवीजन करते रहना। चलिए, अब यहाँ पे तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया। अब ये सरदार उधम सिंह जी ने किसको मारा था? इस पे तो मूवी भी बनी है उधम सिंह, आप लोगों ने देखा होगा। तो उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल ओडायर को। अब ये माइकल ओडायर कौन है? इसका संबंध किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कितने मासूम लोगों की जो है उसमें मृत्यु हो गई। और उसी में एक थे उधम सिंह जी, जो कि उस समय काफ़ी छोटे थे। उन्होंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी कि कितने लोगों की जो है हत्या हो रही है, अंधाधुंध गोलियां चलवा रहे हैं, ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। वैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919, वही जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर इसका बदला लेने के लिए जाते हैं और माइकल ओडायर को मार कर आते हैं, क्योंकि इसी ने आदेश दिया था गोली चलाने का। और आपको पता है इसके बाद से महात्मा गांधी जी कैसरे हिंद की उपाधि जो है वो वापस कर देते हैं, रविन्द्रनाथ त्याग देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी नाइटहुड की उपाधि
तो ये सारी कहानी है। तो सरदार उधम सिंह ने किसको मारा? माइकल ओ डायर को। अब यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, तो कुछ बातें भी देख लेते हैं। जनरल माइकल ओ डायर ने पंजाब प्रांत में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को प्रतिनियुक्त किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पंजाब में जमा हुए लोगों पर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोलियां चला दी। माइकल ओ डायर ने ही तो आदेश दिया था ना इसको, रेजिनाल्ड को, कि भाई तुम गोली चलाओ, और गेट भी बंद कर दिया था। सोचिए 13 मार्च 1940 को फिर उधम सिंह जी थे, उसी में शामिल थे वो भी, और वो बच गए। फिर उन्होंने कहा कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं। बाद में आपको पता है वो जाते हैं, उसको मार के आते हैं। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के, यहाँ पर देखिए, कैक्सटन हॉल में जनरल माइकल ओ डायर को गोली मार दी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। अच्छा, फिर इसके बाद से आपको पता है कि इसकी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसकी जांच करने के लिए कमेटी बनती है, हंटर समिति। फिर भी माइकल ओ डायर जब वहाँ पे जाता है विदेश में, इसको काफ़ी सम्मान किया जाता है। बताओ, बहुत सारी चीज़ें हुई थी इस बीच में, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। मैडम भिकाजी कामा ने भारत की जो तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को पहली बार विदेशी धरती पे फहराया था, जो कि है स्टुटगार्ट। नाम याद रखना। 1996 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो किया विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पर मैं जरूर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। प्लीज़ याद रखना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसके संस्थापक थे भगत सिंह। देखो, काकोरी कांड भी आपको पता है, लखनऊ में है एक जगह काकोरी कांड, वहाँ पर होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को एक बड़ा झटका लगा था। और इसमें पता है ना कि ट्रेन में पूरा जो सोने जा रहे थे उसको लूटने के लिए इन लोगों ने जो है प्लानिंग की थी, बट काफ़ी बड़ा झटका लगा और वह थोड़ी निष्क्रिय हो गई। 1927 में आपको पता है साइमन वापस आता है, मतलब आता है और भारत में, और 1928 में साइमन कमीशन प्रतिरोध के माहौल में यूपी में विजय कुमार सिन्हा, ये सारे लोग थे, और सुखदेव जैसे युवा पुरुषों ने समग्र चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में तहत हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनर्गठित करने के लिए तैयार किया। साथ ही वे समाजवादी विचारों से भी प्रभावित हो रहे थे। तो ये भी सारी बातें आपको याद रखना है। अब काकोरी ट्रेन डकैती हम लोगों ने पढ़ा, तो आखिर में किसको सजा दिया गया, क्यों हुआ था? तो देखो, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में लखनऊ के पास ये जगह है, किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी। ये दो नाम के अलावा भी ये सारे नाम हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब होती है? तो ये डेट याद रखना, 9 अगस्त 1925 को। ये लोग प्लान करते हैं, एक ट्रेन था जो पूरा सोने जवाहरात से भरा हुआ था। फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो इसको लूट लेते हैं, बट ये इसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, पकड़े जाते हैं, और फिर इनको आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि फांसी की सजा दे दी जाती है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड होता है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की थी, और इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है। तो बेसिकली मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक बार इसमें डेट पूछा गया है, फिर इसमें पूछा जाता है कि किसको फांसी की सज़ा दी गई थी, तो ये सारे नाम आपको याद रखना है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, और क्यों इन लोगों ने क्या किया था वो भी आपको पता ही चल गया। जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया था, इस वजह से बाद में इनको फांसी की सज़ा भी दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अभी हमने पढ़ा कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया? तो नाम याद रखना, हेनरी विवियन डिरोजियो। नाम टफ है, बट इतनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? 9 अगस्त 1925। यहाँ पर देखिए, इसलिए मैंने डेट लिखा हुआ है क्योंकि ये डेट कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ऊपर सारे एक्सप्लेनेशन हो गए हैं, तो बार बार नीचे नोट करने की ज़रूरत नहीं थी।
वैसे भी ये रिवीजन आपका चलता ही रहेगा ऐसे। काकोरी ट्रेन डकैती क्यों हुआ था आपको पता ही चल चुका है। फिर किसको किसको गिरफ्तार किया गया, फिर फांसी की सज़ा दी गई। प्लीज़ सारे नाम लिखें क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा, इस बार भी पूछेगा। 1925 हो गया। फिर उसके बाद हमारे आते हैं खुदीराम बोस, जिनको मुजफ्फरपुर जेल में, आपको पता ही है बिहार से रिलेटेड है ये मुजफ्फरपुर जिला। तो एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण सबसे कम आयु में इनको फांसी दे दी गई थी, और वो थे खुदीराम बोस। वह ठीक है, तो 18 वर्ष में इनको फांसी दे दी गई थी, जो कि थे खुदीराम बोस। और अभी आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की। अभी मैंने आपको बताया ना, लाला लाजपत राय जी पे जो है लाठी, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उसमें जो लाठी चार्ज हो जाती है उसकी वजह से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, जिसका बदला लेते हैं लोग। तो ये नाम याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्यागी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया सबसे पहला सत्याग्रह कौन था। देखो, जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी आते हैं, उसके बाद से बिहार में एक चंपारण जिला है, वहाँ पर नील की खेती की वजह से किसानों के साथ काफ़ी अत्याचार होता है। उसके बाद से क्या होता है कि जो राजकुमार शुक्ला हैं वो कई बार महात्मा गांधी जी को बोलते हैं कि आप आइए यहाँ पर देखिए, तो फिर ये आते हैं वापस। तो वही एक इनका प्रथम सत्याग्रह होता है, जो कि है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में है। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखना, और याद रखना क्योंकि इनका पहला सत्याग्रह था इस वजह से। तो देखो, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। अंग्रेज यहाँ के नील बगान के मालिकों का शोषण किया करते थे, और गांधी जी ने इसके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया। तो ये था इनका पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था, तो वो था खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो भाई बिहार से रिलेटेड है, तो याद रखना गया, कई बार पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए, अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी ये याद करने की जरूरत पड़ेगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन बैसाखी का दिन था, और लोग एकत्र हुए थे कि डिस्कस करते हैं। उसी में अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई, गेट बंद कर दिया गया। तो पूरी स्टोरी तो मैंने आपको बता ही दी है। तो यहाँ पर देखिए, और भी अच्छे से देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 50 सैनिकों ने जो है कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान के तहत पंजाब के अमृतसर में, देखो इसने आदेश दिया। फिर जो माइकल ओडायर है, उसने भाई साहब इतनी खतरनाक, मतलब आपने उसकी तो मूवीज़ भी देखी होगी ना, उधम सिंह वाली जो मूवी है उसमें आपने डिटेल में देखा ही होगा कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित वैसाखी का दिन था, तीर्थ यात्रियों की भीड़ पर गोलीबारी की थी। जन आक्रोश के बाद ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए एक समिति बनाई, और वो था हंटर आयोग। तो क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया, हंटर आयोग। हंटर कमीशन ने नरसंहार की निंदा की, लेकिन नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर जी काफ़ी जो है दुखी होते हैं, और वो नाइटहुड की उपाधि भी त्याग देते हैं। ठीक है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें भारत का गवर्नर कौन था, तो याद रखना चैम्सफोर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उधम सिंह ने हत्याकांड के खिलाफ बदला लेने के लिए 1940 में गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी, क्योंकि इसने आदेश दिया था, मतलब आदेश इसने नहीं दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायर ने आदेश दिया था, इसने अंधाधुंध गोली चलाई और हत्या कर दी। तो बेसिकली सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। और क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि आपका स्टेटमेंट वाला, आपको पता है ना कि 1, 2 और तीसरे में लिखा रहेगा, तीसरा भी लिखा रहेगा, मान लो चौथे में लिखा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आपको पता ही नहीं है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें कितने पॉइंट सही हो सकते हैं। इसी वजह से GS को काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है।
ठीक है। उसी में से एक है बहुत ही फेमस क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट, जिसको बोला जाता है काला कानून। कई बार पूछा गया है कि कब पास हुआ था, 1919 में। ये था काला अधिनियम, क्योंकि 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया। बट इसका विरोध हुआ था, इस एक्ट का। आखिर में क्यों? क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी समूहों का दमन कर भारतीयों को उनके विरुद्ध खड़े होने से हतोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीयों को वंचित रखने के लिए बनाया गया था। मतलब कि जैसे कि इसमें क्या होता था ना कि ऐसे ही जेल में बंद करते थे, बिना किसी गलती के भी आप बाहर हैं, जेल में बंद कर देंगे, ना तो उस पर कोई सुनवाई होगी ना कुछ। इसको लोगों ने, इसलिए इसको काला कानून बोला गया। बेसिकली ये क्या करना चाहता था ना कि जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है इसको समाप्त करना चाहता था, कि लोग जो हैं विरोध ना कर पाएँ, ठीक है। लेकिन इसीलिए इसको बोला गया कि 1919 का ये काला कानून है, और इसका काफ़ी जम के भारतीयों ने विरोध किया। और आपको पता है कि जब रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ गांधी जी द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और बिना किसी परीक्षण, मतलब इसमें क्या होता था ना कि कुछ हुआ है, कोई भी जुल्म हो गया, ठीक है, बिना परीक्षण के ही ऐसे ही मुकदमा कर देंगे और जेल में बंद कर देंगे। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ मुकदमे में अपवर्जन बहिष्कार के लिए एंटी रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। रॉलेट एक्ट ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी जन्म दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जन्म दिया, तो ये था रॉलेट एक्ट 1919। काला कानून था भाई, इसमें बिना किसी जुल्म के ही मुकदमा, अभी मतलब होता नहीं कि अभी चीज़ें पता नहीं चली हैं, उस पर कुछ सुनवाई होगी, बट नहीं, यहाँ पर तो सुनवाई भी नहीं होगा, सीधे आपको जेल में बंद करेंगे। तो ये था 1919 का काला अधिनियम, काला कानून भी बोलते हैं। गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट तो करते हैं 1920 में, बट फिर ये समाप्त कर देते हैं चौरी चौरा घटना की वजह से। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट होता है 1920 में, बट गांधी जी फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि चौरी चौरा गोरखपुर में एक स्थान है जहां पर एक शांतिपूर्ण भीड़ जो है वो विरोध हिंसक हो जाती है, और उसके बाद से वो 22 मतलब जो थाने थे उस पर वो उसको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से 22 पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। गांधी जी काफ़ी नाराज हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि भाई हम 19 जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले रहे हैं 1922 में, ठीक है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इस वजह से, ठीक है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो वो था चौरी चौरा, क्योंकि इसमें जो थाने थे ना उस पर जो भीड़ थी, कुछ होता है उसकी वजह से भीड़ क्या करती है कि थाने को ही जो है आग लगा देते हैं। 22 पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। तो गांधी जी को काफ़ी इस चीज़ से वो नाराज़ होते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि भाई ये असहयोग आंदोलन तो मेरी हिमालय जैसी भूल थी, क्योंकि इसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इसी वजह से ये वापस ले लेते हैं चौरी चौरा घटना की वजह से, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार की गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ, आपको पता ही, अभी मैंने आपको बताया, रॉलेट सत्याग्रह की वजह से ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, ठीक है। अगला देखो, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के ही बंदी बनाने की अनुमति थी? ऐसा इन लोगों ने अधिनियम, अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट इसलिए तो पारित किया कि बिना सुनवाई के ही हम क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। रॉलेट एक्ट 1919। चौरी चौरा घटना आपको पता ही है कि 5 फरवरी 1922 को होता है। फिर 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त भी हो जाता है, मतलब वापस ले लेते हैं, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप जानते हैं, एक एक क्वेश्चंस को बनाना, फिर उसके साथ एक्सप्लेनेशन, और मेरा तो कोई टीम है नहीं, सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा। 1917 से देखो, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण, बिहार में, ठीक है। नील खेती के बगान में जो थे उसके खिलाफ था। उसके बाद से 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? मजदूर। और अहमदाबाद मिल की हड़ताल जो है ना, महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? तो अहमदाबाद मिल, ठीक है, सत्याग्रह। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें किसने हिस्सा लिया था? मजदूरों ने। अगला क्वेश्चन देखो, अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि जहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी, ना दलील, ना वकील, ना अपील, ये किससे संबंधित था? रॉलेट एक्ट।
ना कोई दलील देंगे, ना कोई वकील, ना ही कोई अपील, सीधे आपको गिरफ्तार करेंगे। तो ये था अंग्रेजों का रॉलेट एक्ट 1919। इसके बाद से हो जाता है हमारा जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? 1919 में ही किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को वापस किया था? कैसरे हिंद। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको वापस किया था। ठीक है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो वो था हंटर समिति। बट कुछ हुआ नहीं, क्योंकि माइकल ओडायर को तो बहुत वाहवाही मिली थी, उसको तो सम्मान किया गया था भाई कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। बट याद रखना कि इसकी जाँच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? आपको भी पता है, रेजिनाल्ड डायर ने आदेश दिया था माइकल ओडायर को कि तुम गोली चलाओ। इसी वजह से उधम सिंह जाते हैं और माइकल ओडायर को मार के आते हैं। ठीक है, तो आदेश दिया था रेजिनाल्ड डायर ने। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो 20 से 22 तक। फिर उसके बाद से चौरी चौरा घटना होता है और ये समाप्त हो जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। और संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। स्थापना हुआ था 1923 में, संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है। अब आपको पता है कि महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, और महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किए थे? तो वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पहली बार इन्होंने किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका पहला सत्याग्रह भी इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह। ओके, तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? आखिर में क्यों बार बार बुलाया जा रहा था गांधी जी को कि आइए और देखिए यहाँ पर? तो आपको भी पता है, नील की खेती की वजह से काफ़ी जो है अत्याचार किया जा रहा था। और जो कुमार शुक्ला जी हैं वो गांधी जी से जब लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ का अधिवेशन, उसमें मिले भी थे। फिर बाद में ये बोलते हैं कि आप यहाँ पर आइए और देखिए कि किस तरीके से लोगों के साथ लोगों के ऊपर अन्याय किया जा रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। फिर बाद में गांधी जी आते हैं। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1917 में होता है बिहार में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 110 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था, और आज हमने क्वेश्चन के साथ साथ बहुत डिटेल में किया है। अगर आपको सच में क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है डिजिटल जीके क्लासेस, उस पर आप जुड़ जाइएगा। तो ये सारी PDF आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी। कोई यहाँ पर पैसे नहीं लेती हूँ मैं, सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में ही प्रोवाइड कराती हूँ। तो पढ़ते रहो, अच्छे से रिवीजन करते रहो, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। और मैं तो एग्ज़ाम तक ऐसे ही आप सभी के लिए पूरा कंटेंट लेकर आती रहूँगी। ठीक है, कल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2-2 क्लास लूँ। बट यही होता है ना कि एक क्लास को बनाने में ही काफ़ी समय लग जाता है। PDF को तैयार करो, अलग अलग जगह से कंटेंट तैयार करो, काफ़ी मेहनत लगती है। बट कोई नहीं, एग्ज़ाम तक करना है ताकि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और डेली 5 बजे क्लास होती है, टाइमिंग याद रखिए।